हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इस वंदना हेयर। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। तो आज के लेक्चर का टॉपिक हमारा है कि हम साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब तक हमने 6 चैप्टर्स कर लिए हैं, आगे हमारे 4 चैप्टर्स रह गए हैं। पर उससे पहले एक कंसेप्ट चेक, हमें पता हो कि हमने कितना सीख लिया है, वो बहुत जरूरी है। तो हम ये 100 क्वेश्चंस करेंगे गाइज, जो कि सारे के सारे आपके उन 6 चैप्टर्स पे बेस होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो पढ़ रहे हो, तो एक तो आपको अपनी नॉलेज चेक हो जाएगी कितना आपको समझ में आया है, और आपके प्रिपेयर हो जाएंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में से लिए गए हैं। ठीक है जी, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें। तो और सबसे बड़ी बात कि आप इनके आंसर्स पे बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके आंसर्स कहीं से देखे नहीं गए, क्योंकि कहीं पे भी आपको पता है सीटेट में आप रिलाई नहीं कर सकते आंसर्स पे। तो ये सारे ही आंसर्स कंसेप्ट बेस्ड हैं, आपको साथ प्रूफ के साथ आपको आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है जी, तो ठीक है गाइज, अब देख लेते हैं। हमने 6 चैप्टर्स जो किए हैं, नेचर ऑफ साइंस, एनसीएफ के बारे में पढ़ा है हमने, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस के बारे में पढ़ा है हमने, करिकुलम के बारे में पढ़ा है, प्रोसेस स्किल्स के बारे में पढ़ा है, अप्रोचेस पढ़ी हैं और मेथड्स पढ़े हैं साइंस टीचिंग में। ठीक है, तो उन्हीं पे बेस आज हम 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे विद इन 3 to 4 डेज। ठीक है, तो इससे आपकी बहुत अच्छी समझ बन जाएगी, ये ऐसी मेरी उम्मीद है, होप है मुझे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सभी का वेलकम है मेरी क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आज का पहला क्वेश्चन, ओके, आई जस्ट मूव लिटिल बिट हियर एंड आई जस्ट रिमूव इट। ऑलराइट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, 1 सेकंड। मैं इसका भी आपको रीजन बताती हूँ। आई वॉज रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड यू नो व्हाट हैपेंड, माई लैपटॉप बैटरी वॉज ऑलमोस्ट टू डाई। तो क्या हुआ कि मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इस वजह से पहले ये सारा इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, बट नेवर माइंड, विल डिस्कस इट अगेन, वी विल डिस्कस इट अगेन। ये तो देखो टेक्नोलॉजी है, ये तो थोड़ा बहुत तो चलता है कि नहीं। ठीक है जी, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, so इसका क्वेश्चन नंबर 1, which of the following activities will not provide for active learning among children? will not, ध्यान देना आपने थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, listening lecture, establishing science club, organization of field trip, developing a science corner। तो एक्टिव लर्निंग कौन सी जो एक्टिविटी है वो नहीं प्रोवाइड करेगी बच्चों में? बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इसका आंसर है वो जिसमें सबसे कम सेंसेस बच्चे की यूज होंगी। ठीक है, जिसमें बच्चा पैसिव होगा, टीचर एक्टिव होगा। तो वो कौन सी है? आप सभी को पता है, आप सभी इतने शार्प स्टूडेंट्स हो, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। तो इसका आंसर होगा लिसनिंग लेक्चर। सिंपल, क्लास में ये जैसे ट्रेडिशनल टीचिंग में अभी भी चला आ रहा है कि बच्चे पैसिव लर्नर्स की तरह सुनते रहते हैं और टीचर लेक्चर करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो भी करता है, तो वो बस उसमें हम एक्टिव लर्निंग नहीं होती। ठीक है जी, इसका बहुत ही सिंपल आंसर था, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए खास है नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। As per NCF 2005, good science education should be true to the classroom culture, true to science teacher, true to the child, true to the environment of the school। आपने वो NCF जो साइंस करिकुलम में चैप्टर करा था, उसमें मैंने एक सेइंग उनकी थी ना प्रॉपर, तो वो सेइंग मैंने आगे लिख भी दी है, ये देखें, यहाँ से देख लें आप। गुड साइंस एजुकेशन इज वन दैट इज ट्रू टू लर्नर्स, ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू साइंस। ठीक है, 3 आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? लर्नर्स मीन चाइल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं, या फिर जो भी या इसको ब्लैक कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, तो एनसीएफ जो 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड,
गाइस आप साथ साथ करते प्लीज पेपर पेन पे अपने भी आंसर लिखते रहें और काउंट करें कि 25 में से आपके कितने आंसर्स सही हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने अब तक 6 चैप्टर्स अच्छे से सीख लिए हैं कि नहीं सीख लिए। ये सारा कुछ हम पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, सीटेट पेपर 2, ठीक है, जिसमें मुझे 100% गारंटी है कि अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं, सारे चैप्टर सारी क्वेश्चंस, आपको कहीं से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपके 10 मार्क्स बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हैं, ठीक है, 100% गारंटी के साथ। तो ये हमने देख लिया है। Next question number 3, which of the following validates of a good science education curriculum is satisfied by activity and experiment? क्या क्या ऐसा है कि गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम में एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट को कौन सा जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई करता है, वैलिडेशन सेटिस्फाई करता है? क्या ऐसा गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम में हमें इंक्लूड करना है जो बच्चों में एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट डेवलप करेगा? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। तो आपने बहुत अच्छे से, मैं शुरू से ही जब से पढ़ा रही हूँ तो मैंने यही देखा है कि नेचर ऑफ साइंस जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो नेचर ऑफ साइंस ही प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है, बॉडी ऑफ नॉलेज है और वे ऑफ थिंकिंग है। प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी साइंटिफिक इंक्वायरी मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ साइंटिफिक नॉलेज, जिसमें एक्टिविटीज हैं, बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए देना है, हैंड ऑन एक्टिविटीज करने के लिए देना है। तो ठीक है, आप देखें साथ साथ आप कंसेप्ट्स को रिलेट करते हो तो क्वेश्चन का आंसर मतलब फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रोसेस मींस कुछ करना, मींस एक्टिविटी मींस एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। चलें, सही हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ तो यहाँ मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ रख लेती हूँ। Anu took her class 8th children to field trip. Which of the following could be the most appropriate objectives for this activity? हाँ जी, अनु कोई टीचर है, वो 8th क्लास के बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले गई है, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे? हमने सेकंड चैप्टर आपको याद होगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उनमें हमने पढ़ा हुआ है सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो देख लेते हैं। इट इनकरेजेस इंटरेक्शन अमंग द चिल्ड्रन, वो क्लास में भी करवा सकती है ना, ग्रुप डिस्कशन में। इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल्स थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, हाँ ये थोड़ा सा ठीक है कि हमने पढ़ाई है 4th चैप्टर की प्रोसेस स्किल्स तो बच्चों में लेके आनी है हमने। इट एनहांसेस ऑब्जर्वेशन स्किल तो प्रोसेस स्किल का ही पार्ट है। इट ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ अ टीचर, मोनोटनी तोड़ने के लिए तो टीचर बाहर नहीं ले जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों सही हैं। तो यहाँ पे आपने देखे ऊपर नहीं टिक लगाना, नीचे ही देखने हैं ऑप्शंस। तो आंसर कौन सा होगा? नंबर 3। क्लियर? बी और सी ऑब्जर्वेशन स्किल है जो वो प्रोसेस स्किल का ही पार्ट है। तो हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि टीचर का जो काम है वो बच्चों में प्रोसेस स्किल डेवलप करनी है, ठीक है जी, ना कि बच्चों का मतलब मनोरंजन कर लिया। हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं कि मैडम आज तो हम क्लास में बोर हो गए, चलो घूमने चलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ठीक हो गया, समझ आ गई आप सभी को? चलें, नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल? शुड नॉट, प्लीज तभी मैंने रेड किया है, ध्यान दें। क्या नहीं होना चाहिए, क्या होने चाहिए वो तो हमें पता ही है। बच्चों में आपने पढ़ा ही था ना कि बच्चों में ऑनेस्टी लेके आनी है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। एम्फेसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस ऑफ कांसेप्ट्स, अच्छा यही लग रहा है वैसे तो आंसर इसका। नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, ये तो हमने करनी ही है, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी में हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। इनकलकेटिंग द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ, बिल्कुल जी, हमने उन्हें नेस्टी इंटीग्रेशन सब कुछ सिखाना है। कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल हमने उन्हें ऑब्जेक्टिविटी ये सब कुछ है ना, ओपन क्या बोलते हैं उसको, ओपन माइंडेडनेस, ये सब कुछ हमने उन्हें साइंटिफिक टेम्पर में सिखाना ही है। तो इसका आंसर बहुत ही क्लियर है, हमें उन्हें टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन समझा के रखने के लिए नहीं कहना, क्योंकि उसमें उनकी कोई भी ऐसी लर्निंग नहीं हो रही, क्लियर, जिससे वो लाइफ की वैल्यू सीख रहे हैं या उस नॉलेज को लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
आई थिंक आई एम क्लियर हेयर। इसकी मैंने एक स्लाइड यहाँ पे उठा के चैप्टर से डाल दी है, सो दैट आप देख लो, आप एक ट्रस्ट कर लो कि हाँ भाई ये वहीं से है, खुद से नहीं मैं बनाई जा रही। देखें, थ्योरेटिकल नॉलेज, हाँ ये मैंने लिखा है, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स देनी है बच्चों को, पर थ्योरेटिकल नॉलेज को मैंने वहां पे पढ़ा था कि बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ अटैच करके पढ़ाना है। वो एक्टिविटीज के साथ वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से फिर वो समझ जाएंगे। नेचुरल क्यूरियोसिटी, ये देखें, ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रेशन, ये हमने पढ़ा है, कंसर्न फॉर लाइफ, ठीक है जी। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग तो पता है ना आपको, भी कुछ भी बच्चों को दे देते हैं हम करने के लिए, तो उन्हें वो और भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट वेज ढूंढते हैं किसी भी एक चीज को करने के लिए, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय टीचर, ये इसमें तो पैसिव हो जाएगा कि टीचर ही बस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है जो भी उसने करवाना है, ये हमने टीचिंग मेथड में पढ़ा था। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक, नहीं इसमें तो कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बस टेक्स्ट बुक पकड़ के वो पढ़ रहा है। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के एंड में कुछ आगे लिंक भी होते हैं कि इससे पढ़ के ये पढ़ लो, तो उससे भी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स फॉलोड बट शेयरिंग इन अ लार्ज ग्रुप, हाँ तो ये क्वेश्चन कुछ सही लग रहा है कि बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे और उनमें नए नए आइडियाज आएंगे, तो वो एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। हम वैसे भी देखें तो ग्रुप डिस्कशन में, क्लास इंटरेक्शन विद पीयर्स, विद टीचर्स, इसी को इनकरेज करते हैं सो दैट बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग आए, बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज से वो अवेयर हों और अपनी एक समझ बनाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। we'll make it red. Clear? Moving ahead. So there is question number 7. By which of the following strategy, मैं ना अपने आप को थोड़ा सा स्मॉल कर दूं, आपको क्वेश्चन तो दिखने चाहिए कि नहीं, ठीक नहीं? अच्छा, या मैं ऊपर यहाँ पे चल जाती हूँ। ठीक है जी, तो by which of the following strategy meaningful clarification of the concept of reflection of light can be given? लाइट चैप्टर तो साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, और उसमें ना आप अगर पढ़ रहे साइंस कंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें ना एक एक्टिविटी है जो बुक में डिस्क्राइब की हुई है कि ऐसे कटोरी में पानी रख के उसमें फिर मिरर रख के वॉल पे वाइट कुछ शीट लगा के फिर उस पे ना लाइट उस मिरर पे डालते हैं, वो लाइट फिर वॉल पे जाती है, ठीक है। तो कौन सी स्ट्रेटजीज हमने स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, वही अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं, किस अप्रोचेस से हमने लाइट रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है। आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन देखें पहले ही नेगेटिव सा वर्ड है। एनिमेटेड वीडियो ना कॉन्सेप्ट, बस बच्चों को दिखा दें। चार्ट्स शोइंग द रिफ्लेक्शन, सबसे क्या कह सकते हैं, लेस इंपॉर्टेंट ऑप्शन कह सकते हैं हमें। ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन व्हाइट पेपर स्क्रीन बाय द लर्नर, तो साफ ही पता चल रहा है यार, जब भी हम कोई एक्टिविटी करवाते हैं या बच्चों को कहते हैं कि हाँ जो भी आप कर रहे हो तो उसके ऑब्जर्व करो, यही बच्चों कहते हैं कि अच्छा ठीक है आपने लाइट का कंसेप्ट पढ़ लिया, अब घर पे जाके आपने क्या करना है, कटोरी लेनी है, पानी लेना है, उसमें वो रखना है, गिलास वो कुछ छोटा सा मिरर रख देना है, और फिर आपने ये एक्टिविटी करके देखनी है, तो आपने ऑब्जर्व करना है लाइट को, रिफ्लेक्शन, यही हम कहते हैं। ठीक है जी, तो कौन सी स्ट्रेटजी होगी फिर, ये कि बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए हमें इनकरेज करना है। ऑब्जर्विंग मतलब वही जब हमने ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी कि जो हम सेल पढ़ा रहे हैं ना, ओरिजिन ऑफ सेल, तो वो उसके साथ हमने स्किल अटैच की थी, ऑब्जर्वेशन, है ना। हमने ऐसी स्किल्स अटैच कर करके ये पढ़ाना है ना, ये मेरे ख्याल 4th चैप्टर में था, पता नहीं 5th में था, ऐसे कुछ था 4th चैप्टर में, हाउ टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी इन द क्लास, ये पढ़ा था हमने। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप फॉलो कर रहे हो अच्छे से वीडियोस, तो आप आसानी से कर लेंगे, इट्स नॉट अ टफ थिंकिंग। व्हाई आर फील्ड विजिट इंपॉर्टेंट इन साइंस, बताएं जी, फील्ड विजिट इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत ही सिंपल है, देखें फील्ड विजिट क्या होता है कि बच्चे की सारी सेंसेस काम करती हैं और
ये ऑप्शंस भी देख लेते हैं. इट डेवलप्स हैबिट ऑफ हार्ड वर्क अमंग लर्नर्स, प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स, इजी टू कंडक्ट, इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस. साइंस का ओनली मोटिव इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कलेक्ट करने का नहीं है, और भी बहुत सारे मोटिव है. इजी टू कंडक्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा थोड़ा सा टफ ही हो जाती है फील्ड विजिट वो करनी. इट डेवलप्स हैबिट्स ऑफ हार्ड वर्क अमंग लर्नर्स, नहीं हमें उन्हें लेबर तो नहीं बनाना फील्ड विजिट में, हमें ईटे तो नहीं तड़वानी उनसे. तो मेन हमारा होता है कि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लें, वहां पे जो चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करें. साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की हमने बात की है ना. एनसीएफ भी यही कहते हैं कि टीचर को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए बच्चों को नेचुरल ऑब्जर्वेशन से सीखने के लिए. नेचुरल ऑब्जर्वेशन से जब कैसे सीखेंगे, जब उन्हें बाहर ले जाएंगे, वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस लेंगे, उन चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उनके रीजंस देखेंगे पीछे के, तो फिर ये है. ठीक है जी. तो फील्ड विजिट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ठीक है, नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस. हाँ जी, तो आपने नेचर ऑफ साइंस पढ़ी है. नेचर ऑफ साइंस क्या बताती है? कि ये इंटरनेशनल एंटरप्राइज है, और ये चेंजेबल है, और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं. तो आप हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन देख लेते हैं. व्हाट इस ऑप्शन से? साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव. टेंटेटिव मींस चेंजेबल, ये तो ठीक है जी. साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म. ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है कि किसी भी चीज को एज इट इज नहीं ले लेना हमने. साइंस इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉलेज. बिल्कुल जी, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी हमने बच्चों में डेवलप करनी है. साइंस इज स्टैटिक इन नेचर. स्टैटिक मींस स्टेबल है एक जगह पे, इट डज नॉट चेंज. ऑप्शन नंबर आपको साफ ही पता चल रहा है क्या नहीं ट्रू, तो ये नहीं ट्रू. बट यहाँ पे टिक नहीं करना. आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. ऐसे नीचे दिए होते हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. डी इज यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. साइंस इज स्टैटिक नेचर. ये साइंस की नेचर के बारे में ट्रू नहीं है, क्योंकि आगे देख लेते हैं साइंस हमें क्या कहती है. साइंस, नेचर ऑफ साइंस क्या कहती है? इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज रैपिडली एक्सपेंडिंग. इंटरनेशनल एंटरप्राइज है. हम सारी नॉलेज जो यूनिवर्सल है, ठीक है, और सारे जो भी साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड लेवल पे सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं. चेंजेबल तो है ही है, जैसे भी मैंने पढ़ाया था आपको कि न्यू लॉज वगैरह आते रहते हैं, तो इतनी साइंस में है कि वो नए लॉज को अडेप्ट कर ले, उनके साथ इन्वॉल्व, और जो पुराने हैं उनको चेंज कर ले. एन अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट है. बिल्कुल, हम कोई भी चीज को ऐसे नहीं मान लेते, उन पे पूरी डीप तक जाते हैं. और प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉलेज, हम नई नॉलेज बनाते हैं जब भी हम साइंटिफिक इंक्वायरी में पढ़ते हैं. तो बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ये स्टैटिक नहीं है नेचर में, इट इज चेंजेबल. ठीक है, ये चेंज होती रहती है. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेवलप्ड बाय साइंस? साइंस मतलब वही जो साइंस डेवलप करती है ना बंदे में, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, उसके बारे में हम देख रहे हैं क्या है. तो साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर हमने देखा था कि साइंस बिल्कुल डेवलप करती है. तो हमने ये भी पढ़ा था इक्विटी भी वो करती है. लाइक इसमें ना कुछ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी सॉर्ट ऑफ, कि किसी को भी नीचा वो नहीं करना, तो ये ऑप्शन इक्विटी का उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं. सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइक बड़ा एक एरिया होगा, इक्विटी उसका छोटा सा एक एरिया है. तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही आउट ऑफ दी वो है. ठीक है, स्टैटिक माइंडसेट. स्टैटिक माइंडसेट नहीं करती, ये तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग के लिए इंकरेज करती है, जो साइंस की लर्निंग है. तो हमारे पास नंबर ए इक्विटी साइंस डेवलप करती है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करती है, और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करती है. तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए, बी, सी, तीनों ये सही है. तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि सारे हम देखें क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्ट वाइज कर रहे हैं जो हम पढ़ के आए हैं. तो बहुत ही आसान है, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट, रोल ऑफ साइंस टीचर. एक साइंस टीचर का क्या काम होता है? शुड बी encourage all learners to frame questions of high cognitive abilities.
हाँ, एक तो होता ही है कि वो एक हमने अप्रोच पढ़ी थी ना, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से पहले एक अप्रोच थी जिसमें बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से पहले एक थी ना, तो उससे बच्चे फ्रेम करते हैं, ठीक है, एक लेवल पे ठीक है। प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू लर्नर्स। रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस? साइंस टीचर है, ठीक है, कोई मतलब। प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू लर्नर्स। गाइड लर्नर्स टू प्रैक्टिस दी मेमोराइजेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। तो मेमोराइजेशन तो देखें जहां पे भी सीटेट में वर्ड आ गया तो वो एक नेगेटिव वर्ड माना गया है, तो इसको हम नहीं लेंगे। फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो जाता है। सेकंड और थर्ड लग रहा है। फर्स्ट में तो एक छोटा एरिया आ गया, पर साइंस टीचर का रोल थोड़ा बड़ा है। रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू लर्नर्स, तो इसमें पर उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस। रिच वैरायटी के वो कुछ भी तो नहीं उठा के लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकते, अपने एक्सपीरियंसेस मतलब बताने लग जाए। तो उसने प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है लर्नर्स को। एक साइंस टीचर आपने स्पेसिफिकली यहाँ पे देखना है कि रोल ऑफ साइंस टीचर पूछा हुआ है, प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू दी लर्नर्स। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कि जो प्रोडक्ट मीन जो भी आपने नॉलेज या उस दिन आपने पढ़ाना है, ठीक है, कोई चैप्टर आपने सोच लिया, आपने सेल्स के बारे में पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका चैप्टर हो गया। उसके अकॉर्डिंगली आपने बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप उन्हें लैब में ले जाओगे, उन्हें माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करने के लिए कहोगे, तो ये आपका काम है साइंस टीचर का। जो भी चैप्टर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसने एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है बच्चों को, ठीक है, तो कि लर्निंग जो हो यूजफुल हो और बच्चे अच्छे से सीख सकें। ठीक है जी, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर इसका सही हुआ? थर्ड। क्लियर? चलें, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें, सेम क्वेश्चन आ चुका है। ये मैं कह रही हूँ ना, ये रिपीट हुए हैं। एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। क्या क्या पढ़ा था हमने? ट्रू टू लर्नर्स, ट्रू टू साइंस एंड ट्रू टू लाइफ। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रू टू लर्नर्स बिल्कुल सही है, ए। ये देखें बहुत ट्रिक है यहाँ पे, ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। भाई लर्नर के साथ ट्रू है तो एनवायरमेंट ऑफ द लर्नर के तो साथ ट्रू होगी ना। ट्रू टू द टीचर, ये उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ट्रू टू द साइंस, यस उन्होंने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, क्योंकि बी उसी का ही पार्ट है ए का, और डी भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा फिर? ए, बी एंड डी। तो हियर यू गो, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सो 3 चीजें हैं, ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू लर्नर एंड ट्रू टू साइंस। प्लीज यहाँ पे टिक नहीं कर देना, नीचे देख लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी पेपर में। नेक्स्ट, व्हाई आर साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल? क्यों साइंस फेयर्स लगाए जाते हैं? ओके, टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू स्कोर हायर इन देयर एग्जामिनेशन। ऐसा तो किसी भी टीचिंग, कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो कोई भी एम नहीं होता कि बच्चों को सिर्फ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाए, हम उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तैयार करते हैं बच्चों को। टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है कि बच्चे साइंस फेयर्स में बहुत सी चीजें देखते हैं नई नई, उनमें क्रिएटिविटी है ना नर्चर होती है, और एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट, उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनकरेजमेंट मिलती है। टू एवेल्युएट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन इन साइंस, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ही साफ पता है कि टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स। तो बेसिकली साइंस फेयर्स हैं, फील्ड ट्रिप्स हैं, उनका सबका मोटिव साइंस पढ़ाने का यही है कि बच्चों में क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन आए। साइंस फेयर्स में वैसे बच्चे बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉडल्स देखते हैं, उन्हें उन्हें फिर एक इंकरेजमेंट मिलती है, उनमें एक क्रिएटिविटी आती है कुछ नया बनाने की, ठीक है, एक सोच आती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, और बिल्कुल अब हमारे पास 12 क्वेश्चंस मोर हैं। तो बने रहिए, हम ऐसे ही एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखते रहते हैं और समझते रहते हैं। क्वेश्चन 14,
As a teacher, which one of the following do you find most appropriate of scientific approach of teaching? Approaches पढ़ी है ना, ये उसी पे based है. Which of the following do you find most appropriate for scientific approach of teaching? ठीक है, पढ़ाने की क्या scientific approach है? Show the use of technology for teaching concepts. टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखा दें. अच्छा, इससे तो बच्चा तो पैसे ही रहेगा ना. Give projects to the students. प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कह दें. Ask the students to perform activities related to concepts. हाँ ठीक है, जैसे हमने लाइट का कंसेप्ट पढ़ाया तो घर पे जाके हमने कहा कि ये एक्टिविटी करके देखो, तो उसमें हमने बच्चे में ऑब्जर्वेशन स्किल लेके आने की एक कोशिश की. Clarify the students about the concepts in the class. तो ये भी एक पैसिव लर्निंग की ही एग्जांपल है. तो आप देख रहे हो कि साइंस क्या है. साइंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंटेशन, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस. जहां पे भी बात आ जाती है कि बच्चों को हमने एक्टिविटीज करने के लिए कहना है, तो वही हमारा आंसर होगा. बिल्कुल सिंपल. बच्चों को हमने एक्टिविटीज करने के लिए कहना है. अप्रोचेस हमने पढ़ी हुई है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, एक्सपीरियंशियल अप्रोच है. तो ये जो पॉइंट है थर्ड वाला, ये इसी में आएगा कि एक्सपीरियंशियल अप्रोच, जिसमें हमने सीखा था कि वो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, जिसमें बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए इनकरेज किया जाएगा. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा जो कि 5th चैप्टर है, अप्रोचेस. ठीक है, ऑफ साइंस टीचिंग. ठीक है जी, नहीं पढ़ा तो जाके प्लीज पढ़ लें, समझ लें उसको. देखें फिर एनसीएफ 2005, बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया ना एनसीएफ से. गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ. व्हाट डज दिस मीन्स? ट्रू टू लाइफ, 3 चीजें की हैं. साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली. सही लगता है वैसे देखने में, जो कभी बंदे ने ना पढ़ा हो बंदा इसी को टिक कर दे. साइंस शुड एनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज. साइंस की नेचर यही तो कहती है, ये प्रोसेसेस ऑफ कर लें तो बंदा यही लगा दे, ट्रू टू लाइफ. साइंस शुड हेल्प इन लिविंग इजी लाइफ. ऐसा तो कुछ भी नहीं हमने कहीं पे पढ़ा अभी तक. साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू वर्ल्ड ऑफ वर्क. अब वर्ल्ड ऑफ वर्क क्या है कि जब उसने पढ़ लिख के बाहर काम करने के लिए निकलना है. तो ट्रू टू लाइफ मतलब रियल लाइफ. रियल लाइफ में जो बच्चा अब जाएगा तो वो, उसके लिए एनसीएफ कहता है कि बच्चे को पढ़ाई ऐसे करो कि उसे वर्ल्ड ऑफ वर्क के लिए तैयार करो. ठीक है, ये तो नेचर ऑफ साइंस में है ही है कि साइंटिफिक नॉलेज वगैरह तो हमने करनी है, बट एनसीएफ स्पेसिफिकली क्या कहता है कि जो भी हम टीचिंग करा रहे हैं बच्चे की लाइफ से रिलेट करके पढ़ानी है, ताकि वो जो बच्चा जब वर्क इंडस्ट्री में निकले तो वो अपने आप को अच्छे से अपनी स्किल्स शो कर सके और एक सक्सेसफुल आदमी बन सके. ठीक है, तो इसका एनसीएफ का स्पेसिफिकली मीनिंग ये है कहने का ट्रू टू लाइफ. ठीक है, ऐसे ऑप्शन देखने में पहले 2 भी बिल्कुल सही लिखते हैं क्योंकि अब पढ़ा है हमने नेचर ऑफ साइंस में, पर आपने समझ के क्वेश्चन करने हैं. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following is not a quality of scientific attitude? पहले तो आप ये मुझे बताओ, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर के एट्रीब्यूट आपने करे थे ना, आपको देखा था थे ऑब्जेक्टिविटी, ओपन माइंडेडनेस, चैलेंज, स्केप्टिसिज्म. अच्छा, और भी पढ़े थे. ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं. क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, ये तो वही क्रिएटिविटी आ गई, ये तो हो गई. अच्छा, मैं बता दूं, नॉट पूछा है भाई, नॉट कहीं फिर से बोल जाए. अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिविटी तो चाहिए ही. ठीक है, मतलब बाइस अप्रोच नहीं होनी. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आपकी बाइस थिंकिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर, जजमेंटल नहीं बनना, उस चीज के पीछे का रीजन देखना है. हार्ड वर्क, साइंस ये सिखाती है, मैं हार्ड वर्क सीख लो. ओपन माइंडेडनेस, ठीक है, तो पहला क्यूरियोसिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपन माइंडेडनेस तो हमने स्पेसिफिकली पढ़े हैं. 3 पॉइंट तो साइंटिफिक एटीट्यूड की क्वालिटीज हैं ही. तो हार्ड वर्क उसने कहीं पे भी नहीं कहा कि बच्चे भाई मेहनत करके लेबरर वगैरह बन जाए या फिर दिहाड़ीदार बने या कुछ भी, मतलब ऐसा साइंस हमें नहीं सिखाती. साइंस हमें और बहुत सारी चीजें सिखाती हैं. प्लीज नो ऑफेंस हियर फॉर लेबरर्स एंड ऑल. ये देखें, एट्रीब्यूट्स हमने करे हैं साइंटिफिक टेम्पर में. क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, हर चीज के पीछे का रीजन. परसिवियरेंस, डटे रहना किसी काम में. रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस, ओपन माइंडेडनेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, चैलेंज, स्केप्टिसिज्म. तो ये पॉइंट्स हैं. तो इसमें से सिर्फ ऑप्शन हमारा हार्ड वर्क ही बचता था. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, मुझे लगता है अब तक आपकी समझ बन गई है और आप आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे. हरी वांट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट्स. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड?
सर्कुलर मोशन समझाना है उसमें। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, गिविंग एग्जांपल, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन। देखिए एग्जांपल्स, डेमोन्स्ट्रेशन है जो, ये दोनों तो बिल्कुल ही पैसिव लर्निंग में आ जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही क्रॉस आउट कर देंगे। डिस्कशन एक बिल्कुल सही लग रहा है, पर हमने दो में से एप्रोप्रिएट ढूंढना है कि सबसे बेस्ट क्या है। तो सबसे बेस्ट यही है, जब आप मोशन के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप उन्हें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग से पढ़ाओ, ठीक है, रादर देन डिस्कशन से, तो इससे वो ज्यादा सीखेंगे। दिस इज आवर आंसर। वही अब तक हम यही देख रहे हैं कि जिसमें हम बच्चों को ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्वमेंट, जिसमें बच्चे ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें बच्चे हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जिसमें बच्चे खुद से कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Okay, so we are moving to the next question, which is 18th. Which one of the following is an important aim of learning science? क्या एम हो सकता है भाई साइंस पढ़ने का, बताएं। साइंस कंटेंट को लेके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, अच्छा, imbibe the value of honesty, integrity and cooperation among learners, ठीक है जी। To help the fellow colleagues in getting knowledge in science, to get knowledge of science, एक पार्ट है, ठीक है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेनी है, बट इम्पोर्टेंट एम पूछा उसने, इम्पोर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस, तो इम्पोर्टेंट सबसे क्या है, ये वैल्यूज हैं जो लाइफ की, ठीक है। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके अकेला नहीं कुछ काम बनेगा, और हमने फेलो कलीग्स को साइंस की नॉलेज तक को तो बिल्कुल भी ये हमारा एम नहीं होता लर्निंग साइंस करने का। एम हमने पढ़े हैं स्पेसिफिकली, उनमें यही बताया गया है कि एक बच्चे में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन आए, जो कि उसे एक अच्छा इंसान भी बनाए, उसे एक क्या बोलते हैं, सिर्फ हमने एक नॉलेज भर भर के एक स्टैचू या वो इसे रोबोट की तरह उसने काम नहीं करना। ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही शुड हैव दीज वैल्यूज टू गेट यू नो सक्सेस इन हिज लाइफ, और वो दूसरे सोसाइटी में भी एक अच्छी तरह से अपना रोल प्ले कर सके। हमें उसे लाइफ के लिए तैयार करना है, ठीक है, उसे रोबोट्स नहीं बनाना, उसे मशीन नहीं बनाना, ठीक है। तो किसी भी टीचिंग का ये एम नहीं होता, ठीक है, कि हम टीचिंग आपकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट करवाती है। स्कूल में इसीलिए को करिकुलर एक्टिविटीज को कंबाइन किया गया है एकेडमिक लर्निंग के साथ, कि बच्चे एक ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट हो, ठीक है जी। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं, which one of the following is not a step of problem solving approach। देखें जिन्होंने 5th चैप्टर किया है उनको पता होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में क्या था। टीचर बच्चों को क्वेश्चन देता है और बच्चे क्या करते हैं फिर, अटेम्प्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, या फिर अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्शन वगैरह करके वो करते हैं। इसमें कौन सा एक स्टेप है जो नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर ने ही प्रेजेंट कर दिया है बच्चों को वो प्रॉब्लम, अटेम्प्ट टू सॉल्व ये तो है ही है, मैंने बताया कि टीचर ड्राइंग कंक्लूजन ये भी वो करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे उसके पीछे के रीजन वगैरह सबका फाइंड। ऑब्जर्वेशन, ये कुछ हद तक लग रहा है इसका आंसर। विजुअलाइजिंग दी सिचुएशन, ठीक है, जो उन्हें प्रॉब्लम दी जाएगी तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले काम वो उसको सॉल्व करने का ही करते हैं, एंड में वो ड्रॉ कर लेते हैं कंक्लूजन वगैरह को। तो वो इसमें ना ये स्टेप नहीं आएगा, ऑब्जर्वेशन का स्टेप नहीं आएगा, बच्चे को कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं किया गया। देखें बहुत ध्यान से सुने, यहाँ पे बहुत आप विजुअलाइजिंग द सिचुएशन भी टिक मार्क करके आ सकते थे, पर यहाँ पे बहुत समझने की बात ये है, बच्चों को कोई ऐसी चीज नहीं दी गई कि भाई ये देखो, इसको ऑब्जर्व करके इसके क्वेश्चंस बनाओ। ऑब्जर्विंग में यही होता था ना कि बच्चे देखते थे अच्छा इस चीज में क्या प्रॉब्लम है, फिर वो हाइपोथेसाइज करते थे, प्रोसेस स्किल से पढ़े उसके रीजंस फाइंड आउट करने के लिए। नहीं, इसमें पहले ही प्रॉब्लम ही दे दी गई है, भाई ये देखो माइक्रोवेव खराब है, वो इस वजह से खराब है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल बिल्कुल भी नहीं आएगी, बच्चे सीधा प्रॉब्लम को देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे सिचुएशन को, मतलब देखेंगे और उसको अटेम्प्ट करने लग जाएंगे सॉल्व करने में, फिर उसके एंड में जब सॉल्व हो जाएगी तो कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसमें ऑब्जर्वेशन आपका नहीं आएगा स्टेप। ऑब्जर्वेशन तब आता है जब टीचर आपको क्वेश्चंस ना दे के एक सिचुएशन दे दे, एक एक्टिविटी दे दे कि उसमें ऑब्जर्व करना है आपने, उसके बेस पे अपने क्वेश्चंस बनाने होते हैं हाइपोथेसाइज करके, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ये देख लेना, ठीक है आपने। तो इसका
आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, चलें ये देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड बाय टीचर, लर्नर्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय सेल्फ स्टडी और इंटरेक्शन विद पीयर्स और इंटरेक्शन विद टीचर्स। ये वहीं से मैंने कॉपी किया हुआ है जब हम चैप्टर पढ़ा था। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, द क्राइटेरियन of process validity of science curriculum requires that। अब तो हमारे अंदर ऐसे मतलब चली गई है प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, जितनी बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी देख लेते हैं। साइंस शुड बी प्रेजेंटेड एज अ वैल्यू फ्री डिसिप्लिन अनइन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कंसर्न्स। अच्छा, यानी कि कुछ भी सोसाइटी में बना दें डिस्ट्रक्शन वाला कुछ भी, तो ऐसा मतलब साइंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा है। साइंस अनइन्फ्लुएंस्ड बाय अनइन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल कंसर्न। नहीं जी, सोसाइटी को ध्यान में रखते ही साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और वैल्यू फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है, वो ऑनेस्टी और इंटीग्रेशन बच्चों में लेके आती है। साइंस शुड बी टॉट एज अ स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं जी, स्पेशलाइज्ड क्यों है, इसको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है। लर्नर शुड बी फेमिलराइज्ड विद द वेरियस नेचुरल प्रोसेस। ये कुछ हद तक सही है कि बच्चों को नेचुरल जो प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे रेन हो रही है, लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट, अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट, उनको काफी फेमिलराइज कराया जाता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हमने बेस्ट चूज करना होता है। लर्नर शुड बी एंगेज्ड इन द प्रोसेसेस दैट लीड टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। यस, दैट्स इंपॉर्टेंट। नेचुरल प्रोसेस से फैमिलराइज तो करवाना ही करवाना है, पर उनकी उससे साइंटिफिक नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो। प्रोसेस जो साइंस में प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी का मेन एम यही है ना। प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी लीड्स टू साइंटिफिक मेथड्स व्हिच लीड्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। द क्राइटेरिया ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और आपको क्लास में बहुत ही मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, स्टे motivated and energetic because 5 questions are left. We're gonna do very quickly. Which of the following is not a purpose of conducting practical experiment activities in science? Not. कौन सा एक पर्पस नहीं है? The enhance understanding of scientific ideas, experiment जो हम करवाते हैं। हाँ, साइंटिफिक आइडियाज हमें पता चलता है, तो थ्योरेटिकल लॉज एंड वो पढ़ते हैं, उसकी रियल समझ तो तभी आती है ना जब एक्सपेरिमेंट करते हैं। दे हेल्प इन स्कोरिंग हाई ग्रेड्स और मार्क्स। ऐसा तो कभी भी किसी भी टीचिंग का एम नहीं रहता। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल। दे हेल्प इन डेवलपिंग मैनिपुलेटिव स्किल्स। यहाँ पे बच्चों मैनिपुलेटिव स्किल्स हमने यही है, जब हमने पढ़ा नहीं था कि बच्चे को, हमने मेजरमेंट में पढ़ा था कि बच्चे को एक एस्टिमेशन, एक अप्रोक्सीमेशन लगाना आना चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा मैनिपुलेटिव स्किल्स होनी चाहिए बच्चे में जब उसने कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, वो कभी कभी पता है क्या होता है कि किसी भी एक चीज का एग्जैक्ट एस्टिमेट लगाना पॉसिबल नहीं होता कई चीजों में, तो वहां पे बच्चे में मैनिपुलेटिव स्किल्स होनी चाहिए। तो क्या पर्पस नहीं होगा एक्टिविटीज कंडक्ट करने का? बच्चों को हमने एग्जाम्स के लिए नहीं तैयार, बच्चों को हमने लाइफ के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखेंगे बड़ी स्टेटमेंट है, इसको देख के डर नहीं जाना, ऑप्शन बिल्कुल इजी हैं और आप बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस है। The students of class 7th are asked the following question by a teacher. पंजाबी में समझा दूं या हिंदी में समझा दूं? देखिए, बच्चों को 2 आइडेंटिकल क्यूब्स दी गई हैं आइस की, रेफ्रिजरेटर से निकाल के, एक बिल्कुल क्रश की गई है, दूसरी एज इट इज दे दी है। और फिर ये देखने में आया है कि जो क्रश वाली है ना क्यूब, वो जल्दी मेल्ट होगी। व्हाट कुड बी द रीजन? टीचर ऐसे पूछ रही है कि क्या रीजन है भाई, बताओ कौन सी प्रोसेस स्किल प्रमोट करना चाह रही है इस क्वेश्चन के थ्रू? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसाइजिंग और कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। ऑब्जर्वेशन तो करवा दी कि दोनों को दिखा दिया, पर आगे उसने क्वेश्चन भी कर दिया ना, व्हाट कुड बी द रीजन। एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चे तो कुछ भी नहीं कर रहे, टीचर ने दिया। हाइपोथेसाइजिंग, कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। कंट्रोलिंग वेरिएबल्स का तो क्या है, उसमें तो बच्चों ने खुद ही वो लगाना होता है, याद नहीं जब अपन ने मैंने एग्जांपल दी थी कि तार पे कपड़े वगैरह टांगने हैं, तो वो देखिए कुछ भी ऑब्जर्वेशन है उसके पीछे जब वो रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये भाई ऐसा क्यों हुआ, उसको हम कहते हैं गैस लगाना। गैस लगाना मना हाइपोथेसाइजिंग। बच्चे अब गैसेस देंगे, उनमें से जो भी फिर उस गैसेस के बाद वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर वो कंक्लूजन पे जाएंगे। तो यहाँ पे टीचर स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि अगर एक
क्रश्ड आइस जल्दी मेल्ट हो रही है, ये तो ऑब्जर्व कर लिया बच्चों ने, पर इसका रीजन बताएं। तो ये कौन सी प्रोसेस स्किल बच्चों में लेके आ रही है टीचर? हाइपोथाइजिंग। क्लियर? नहीं क्लियर तो प्लीज जाके ना पिछला चैप्टर पढ़ लेना जहां पे प्रोसेस स्किल समझाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 23rd. Okay, the options really are big. You want your class 6 students to figure out the property of solubility of salt in water can be used to separate a mixture of sand and salt. अच्छा. As a supporter of inquiry oriented pedagogy. Inquiry वही साइंस में हमने पढ़ा नहीं, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी. अच्छा, you want class 6 students to figure out the property of solubility of salt in water can be used to separate a mixture of sand and salt. ठीक है. हाँ जी, पानी में जो नमक के घुल जाने की उस प्रॉपर्टी से हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि सैंड और सॉल्ट को कैसे सेपरेट करना है. इसको आप एक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी के वे में समझाएंगे बच्चों को, मतलब एक्टिविटी करने के लिए देंगे और उन्हें खुद एक्सप्लोर करने देंगे. बात समझ आती है इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागोजी की? कहीं उलझ जाए, टेक्निकल वर्ड्स में ही उलझ के बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा. Explain different methods of separation of mixture first and then explain the separation of sand and salt mixture. सब कुछ टीचर ही एक्सप्लेन कर देगी तो बच्चे क्या करेंगे? Provide the mixture of sand and salt to students. ठीक है, प्रोवाइड तो कर दिया. Ask them to think up different ways. देखें of separation, बच्चों में वो critical और logical thinking develop कर रही है. Help them in trying out their ideas. वही different idea. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है. बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं. Ask students to hypothesize about different ways in which a mixture of sand and salt can be separated. बिल्कुल ठीक कह रही है. And then lead them to the correct answer through detailed explanation. खुद ही explanation देके जब आंसर दे देना है तो फिर तो कुछ भी करवाने का मतलब नहीं बनता. Take a mixture of sand and salt, demonstrate its separation, and then ask students to repeat it. ये तो बिल्कुल ही मेथड बिल्कुल सही नहीं है कि डेमोन्स्ट्रेट कर दी भाई सेपरेशन. इसमें बच्चे ने खुद से क्या सीखा? कुछ भी नहीं. तो बच्चे तो पैसिव लर्नर्स ही रह गए. तो हमें उन्हें एक्टिव बनाना है, हमें उन्हें प्रोवाइड खुद से कर देना है और आस्क करना है कि चलो डिफरेंट वेज फाइंड आउट करो और खुद से ट्राई आउट करो. खुद से कुछ ट्राई आउट करेंगे और 100 चीजें अलग से नहीं सीखेंगे. ठीक है ना? तो ये बच्चों में हमने इनकरेज करना है. प्लीज ऑप्शंस ध्यान से पढ़ लेने हैं, जहां पे एक्सप्लेन आ जाए, डेमोन्स्ट्रेट आ जाए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आ जाए, मतलब जिसमें बच्चे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो हो जाएगा, गलत हो जाएगा. आंसर होगा ये वाला सही, क्योंकि हमने इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागोजी की हमने बात की है, जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह डेवलप करेगी, बच्चों को तैयार करेगी. क्वेश्चन नंबर 24. Which among the following describes the relationship between science and technology? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, नेचर ऑफ साइंस में. हाँ, नेचर ऑफ साइंस में पढ़ा था. साइंस ब्रॉडर टर्म, टेक्नोलॉजी जैसे लोकल स्पेसिफिक की जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां हम यूज कर लेते हैं टेक्नोलॉजी. ऐसा ही कुछ है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. टेक्नोलॉजी इज मोर क्रिएटिव प्रोसेस एज कंपेयर टू, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. साइंस इज अ ब्रॉडर एंडेवर वाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड एंड ऑफन लोकल स्पेसिफिक. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर आगे भी देख लेते हैं. साइंस इज एन एंशिएंट एंटरप्राइज बट टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली रिसेंट. ऐसा कुछ भी नहीं है. साइंस में चेंज आते रहते हैं. एंशिएंट नहीं है, वो इंटरनेशनल और सोशल एंटरप्राइज है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोसीड इंडिपेंडेंटली एंड इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर. बिल्कुल ही गलत है. साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत आपस में रिलेशनशिप है, बट साइंस जो है बड़ा एरिया है और टेक्नोलॉजी उसका सबसेट है. दैट्स द ओनली थिंग. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है. ये बिल्कुल डायरेक्ट आंसर था, इसमें तो कोई भी ज्यादा समझदारी की हमें वो शो नहीं करनी थी. ठीक है, पढ़ा ही हुआ आपने, मैंने पढ़ाया था साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा एक लेक्चर दिया था. Okay, so now you can be little happy. We are on the last question. Identify the incorrect statement about the nature of science. देखिए मेरी बात सुनो, नेचर ऑफ साइंस सबको पता चल चुकी होगी अब तक. अब तो सपने में भी नहीं भूलेंगे जितनी बार मैंने रिपीट कर दिया. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस. इनकरेक्ट, सॉरी, ये ध्यान दें प्लीज. इनकरेक्ट, गलत हमने ढूंढनी है. ये लो. स्पेकुलेशन एंड स्पेकुलेशन हम लगाते हैं. कंजेक्चर ऑल्सो हैव अ प्लेस इन साइंस. ठीक है, बट अल्टीमेटली a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant. ठीक है जी, हम तो कहते हैं साइंस को प्रमोट करती है स्केप्टिज्म को, क्योंकि हमने फिर
एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस स्केप्टिसिज्म को सेटिस्फाई करने के लिए, उस है ना एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बिल्कुल सही है। Science is considered as value neutral and objective and the laws of science are viewed as fixed. ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लॉ साइंस के फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो अब तक ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही लग रही है, हम इसको रेडी करके देख रख लेते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन हो चुका है सही अब तक का, क्योंकि हमने इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी है। आगे देख लेते हैं। The methodology of science and its demarcation from the other fields continue to be a matter of philosophical debate. बहुत सारी डिबेट वर्ल्ड लेवल पे चलती रहती हैं साइंस के मेथड्स को लेके, और इसकी अदर फील्ड्स में जो भी इंपॉर्टेंस वगैरह है इसके, ठीक है, इसको लेके काफी डिबेट्स चलती रहती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। Even the most established and universal laws of science are regarded as provisional. Provisional मतलब जो टेम्परेरी हैं, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन इन द लाइट ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। अब हमने बहुत पढ़ लिया है कि साइंस लॉज इंटेंटिव है, ये चेंज होते ही रहते हैं, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सल लॉज हैं, उन्हें प्रोविजनल माना गया है, और सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, उनमें मॉडिफिकेशन चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शंस हैं। इनकरेक्ट हमने जो है जिसमें उन्होंने कह दिया कि लॉज ऑफ साइंस आर व्यूड एज फिक्स्ड, ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस कंसेप्ट नॉलेज के साथ, कंसेप्ट से रिलेट करके हमने बिल्कुल अच्छे से कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में प्लीज कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक बने रहे और आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए। Thank you. I will see you in the next video where we will discuss another 25 questions. ठीक है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ। अभी तक भी अगर आपने साइंस के 6 चैप्टर्स नहीं करे तो प्लीज वीडियोस पे जाएं और उन्हें समझें। बहुत ही छोटे छोटे 10-15 मिनट की वीडियोस है जिसमें सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, ठीक है जी। तो बहुत बहुत थैंक यू, सी यू, बाय।